अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के नए लेबर कोड जिन्हें हर जगह सिंपल, एम्प्लॉयर फ्रेंडली, ईज ऑफ बिजनेस को इजी करने वाला कहा जा रहा है, असल में वो अपने साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां, हिडन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए हैं कि भारत में हर काम दाने वाला व्यक्ति यानी कि जो एम्प्लॉयर है, आने वाले समय में भारी कानूनी जोखिम में आ सकता है। और अगर मैं कहूं कि इन कोड के तहत आप सिर्फ केवल अपने कर्मचारियों के लिए नहीं, यानी कि जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर और यहां तक कि सुपरवाइजर की गलती के लिए भी सीधे जिम्मेदार हो सकते हैं। और अगर मैं आपको यह भी बता दूं कि ज्यादातर एम्प्लॉयर, एचआर मैनेजर और यहां तक कि कुछ लेबर लॉ के वकीलों को ये लॉ समझ में ही नहीं आ रहे हैं, इनकी असली जिम्मेदारी जो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है उनके बारे में प्रावधान ठीक से समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो क्या आप मुझ पे विश्वास करेंगे? आज हम इन नए लेबर कोड्स के अंदर जो छिपी हुई हर जिम्मेवारी है, हर कर्तव्य है और हर कानूनी रिस्क को बिल्कुल सीधे कानून की भाषा में, प्रावधान के तहत और बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे। तैयार रहिएगा, ये वीडियो कोई साधारण ओवरव्यू नहीं है बल्कि ये कानून का एक असली चेहरा है, गहन विश्लेषण है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। अब बात करते हैं कि ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको मैं पहले ये बता देता हूं कि भारत में अभी हाल ही के अंदर नए 4 लेबर कोड लागू हुए हैं। पहला कोड ऑन वेजेस है, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है, तीसरा सोशल सिक्योरिटी कोड है और चौथा जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वाला कोड है। यहां पर इन कानूनों को लाने के पीछे पार्लियामेंट और सरकार का संदेश ये था कि कानून सरल होने चाहिए, कागजी काम कम होना चाहिए और जो व्यापार है वो आसान होना चाहिए। लेकिन जब आप बेयर एक्ट्स पढ़ते हैं, इन कानून को शब्दशः पढ़ते हैं, तो असली तस्वीर बिल्कुल सामने आती है। इन कोड में एम्प्लॉयर्स की जिम्मेदारियों को कई गुना बढ़ा दिया गया है। हर चीज डिजिटल, ट्रेसेबल और कानूनी रूप से लागू हो चुकी है। छोटे से छोटी गलती अब बड़ा उल्लंघन बन सकती है। चलिए इन चारों कोड को कोड बाय कोड देखते हैं कि एम्प्लॉयर के ऊपर, यानी कि जो काम देता है उसकी क्या जिम्मेदारियां तय की गई है। ये जो सेशन है हर एम्प्लॉयर के लिए, एचआर मैनेजर के लिए तो जरूरी है ही है, उसके साथ साथ ये हर एम्प्लॉय के लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि इस सेशन को देखने से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका एम्प्लॉयर कहां गलती कर रहा है। तब ऐसी स्थिति में आप उसकी कहां नस दबा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि मतलब कानून का कहां उल्लंघन कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, ये भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोड ऑन वेजेस की। इसके अंदर जो एम्प्लॉयर के छिपे हुए दायित्व हैं उनके बारे में बात करते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये जो कोड ऑन वेजेस है ये सिर्फ मिनिमम वेज तय करता है, लेकिन एम्प्लॉयर्स के लिए असली झटका कानून के अंदर ही छिपा हुआ है। सबसे पहला झटका जो है वो 50% रूल का है, जो सेक्शन 2 क्लॉज वाई के तहत आता है। सेक्शन 2 क्लॉज वाई में जो वेजेस की परिभाषा है, जिसको हम भाषा में आप सैलरी कह सकते हैं, वेजेस की जो परिभाषा है वो दी गई है। इसके अंदर वेजेस की डेफिनेशन के अंदर क्या क्या आता है, बेसिक पे, डियरनेस अलावेंस और रिटेनिंग अलावेंस इंक्लूड किए गए हैं। मगर जो बेसिक, जो आपका वेजेस की परिभाषा से जो बाहर है, उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर आपका हाउस रेंट अलावेंस है, ट्रैवलिंग अलावेंस है, बोनस है, कमीशन है, ओवर टाइम है और उसके साथ साथ दूसरे अलावेंसेस भी आपकी वेजेस की परिभाषा से बाहर हैं। लेकिन असली जो इशू है वो आता कहां है? अगर ये सब बाहर वाले जो अलाउंसेस हैं जिनको वेजेस की परिभाषा से बाहर किया गया है, मिलाकर अगर ये आपके कुल वेतन का 50% से ज्यादा हो जाते हैं, तो 50% से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो वापस वेजेस में जोड़ दिया जाएगा। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि अब सैलरी स्ट्रक्चर से एम्प्लॉयर खेल नहीं सकते हैं। पीएफ की गणना जरूरी कर दी गई है और पीएफ की गणना जो है वो और बढ़ा दी गई है, क्योंकि जब आपका बेसिक बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पीएफ भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, प्रोपोर्शनेट। ठीक है, ग्रेच्युटी की गणना भी बढ़ेगी और ओवर टाइम की भी गणना बढ़ेगी और लीव एनकैशमेंट पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। एम्प्लॉयर चाहे या ना चाहे, सैलरी स्ट्रक्चर अब कानून से बंध गया है।
अब दूसरे मुद्दे की बात करते हैं, दूसरे दायित्व की बात करते हैं, वो है फ्लोर वेज को लेकर, जिसके बारे में कोड ऑन वेजेस की धारा जो 6 है और धारा 9 उपधारा 2 बात करती है। सेक्शन 6 और सेक्शन 9 क्लॉज 2 बात करता है फ्लोर वेज के बारे में। देखिए, अब जो मिनिमम वेज है वो सिर्फ स्टेट तय नहीं करेगा, बल्कि केंद्र सरकार भी एक नेशनल फ्लोर वेज तय करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। जो राज्य सरकारें हैं वो सिर्फ मिनिमम वेज डिसाइड करने में अपनी उपयोगिता नहीं दिखाएंगे, बल्कि एक केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल फ्लोर वेज तय करेगी। और जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 है कोड ऑन वेजेस का, वो ये कहता है कि जो स्टेट का मिनिमम वेज होगा वो फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकता। जो नेशनल फ्लोर वेज जिसको केंद्र सरकार डिसाइड करेगी उससे कम नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉयर को स्टेट वेज भी देखना है और सेंटर का फ्लोर वेज भी देखना है। जब कोई एम्प्लॉयर नौकरी देगा तो उसको यह भी देखना है कि उसके राज्य के अंदर मिनिमम वेज क्या है, और उसके साथ साथ जो नेशनल फ्लोर वेज तय किया गया है वो भी देखना है, इनसे कम नहीं होना चाहिए। तीसरी ड्यूटी आती है वो ओवर टाइम को लेकर है। ओवर टाइम के लिए जो कोड ऑन वेजेस के अंदर जो नियम दिए गए हैं वो सेक्शन 14 के अंदर दिए गए हैं। ओवर टाइम का जो वो भुगतान है वो साधारण वेतन का कम से कम 2 गुना होना चाहिए। और याद रखिए, अगर वेजेस की परिभाषा सेक्शन 2 क्लॉज वाई के अनुसार गलत होगी, मतलब जो अभी हमने समझा था वेजेस की परिभाषा के बारे में 2 क्लॉज वाई की, तो पूरा का पूरा जो ओवर टाइम कैलकुलेशन है वो गलत हो सकता है, क्योंकि वेजेस का 2 गुना रेट होता है आपका ओवर रेट। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं? अगर वेज की परिभाषा ही गलत हो गई तो ओवर टाइम की कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगी, सिर्फ एम्प्लॉयर पर, और इसकी वजह से एम्प्लॉयर के ऊपर भारी कानूनी दायित्व आएगा। अब बात करते हैं चौथी ड्यूटी की जो एम्प्लॉयर की है, रजिस्टर और वेज स्लिप की, यानी कि सैलरी स्लिप देने की जो बाध्यता है उसके बारे में जो नियम है वो नियम 60 के अंदर दिया गया है, नियम 50 के अंदर कहा गया है। जो सेक्शन 50 है वो कोड ऑन वेजेस का, वो ये कहता है कि एम्प्लॉयर को प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर रखने होंगे, और ये प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर के अंदर क्या क्या होगा? अटेंडेंस रजिस्टर होगा, ओवर टाइम रजिस्टर होगा, डिडक्शन रजिस्टर होगा, और वर्कर को वेज स्लिप देना जो है, सैलरी स्लिप देना जो है, अब वो इन कोड्स के अंदर अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो मतलब जो एम्प्लॉयर है उसको पहली बात तो क्या क्या रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे? अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, ओवर टाइम रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, डिडक्शन रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और वर्कर को सैलरी स्लिप उसको देना ही देना है, ये मैंडेटरी है कानून के हिसाब से। हर एंट्री का डिजिटल रूल्स के तहत ट्रैकिंग पॉसिबल होगी। अब ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी कोड ऑन वेजेस के अंदर जो ड्यूटी है वो एम्प्लॉयर की बढ़ी है, तो आपको पता चल गया है कि एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड के बारे में, जो सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात करता है, जो ये आपका OSH कोड है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड, एम्प्लॉयर के लिए सबसे ज्यादा कर्तव्य लेके आता है, सबसे ज्यादा ड्यूटी लेके आता है, क्योंकि इसने 13 पुराने कानून को रिपील करके हटा के एक जगह एक ही कोड में जो कुछ वहां था वो यहां लेके आए हैं, और थोड़ा बहुत सुधार भी किया है। इसके अंदर क्या ड्यूटीज हैं एम्प्लॉयर्स की? सबसे पहली बात, वर्किंग आवर्स और स्प्रेड ओवर को लेकर जो नियम दिए गए हैं वो धारा 25 के अंदर दिए गए हैं। सेक्शन 25 ये कहता है कि जो दैनिक घंटे हैं, साप्ताहिक घंटों के बारे में धारा 25 बात करता है, उसके साथ साथ स्प्रेड ओवर लिमिट के बारे में बात करता है, शिफ्ट रूल्स के बारे में बात करता है, और ओवर टाइम रूल्स के बारे में बात करता है। ये सभी कुछ धारा 25 के तहत तय किया गया है। कई राज्य अब 12 घंटे स्प्रेड ओवर की अनुमति देते हैं, मतलब 8 घंटे आपका वर्किंग आवर्स और जो रेस्ट इंटरवल ब्रेक वगैरह मिला के वो टोटल समय किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 12 घंटे हो सकता है। यहां पर जो वर्किंग आवर है वो आपका 8 घंटे रहता है। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था, एक वीडियो के अंदर कमेंट आया था, दूसरे वाली जो हमारी ओवर टाइम वाली वीडियो है उसके ऊपर कमेंट आया था, किसी ने पूछा था कि जो वर्किंग आवर है तो क्या उसके अंदर ब्रेक का टाइम इंक्लूड होता है? ब्रेक का टाइम इंक्लूड उसके अंदर वर्किंग आवर्स के अंदर नहीं होता है। वर्किंग आवर वही होता है जब आप एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, तो आपके लंच ब्रेक वगैरह, या फिर आप जब अपनी अटेंडेंस लगाकर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो कोई भी समय उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, वो स्प्रेड ओवर टाइम होता है। और जो वर्किंग आवर की सीमा है, वर्किंग आवर में आपका जब आप एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं वही आपका समय इंक्लूड होता है। ठीक है, तो स्प्रेड ओवर टाइम क्या हो जाएगा?
8 घंटे काम और जो आपका एक्चुअल वर्किंग आवर है और उसके साथ साथ जो रेस्ट इंटरवल है उसको मिला दे, तो ये पूरा समय आपका स्प्रेड ओवर होता है जब आप टोटल समय पर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर होते हैं। अब यहां से जो एम्प्लॉयर की जो छिपी हुई जिम्मेदारी है, हिडन जिम्मेदारी है, वो क्या है कि वर्कर को अब लंबे समय तक प्रेमिसेस में रखना अब एक अनसेफ प्रैक्टिस बन सकता है, और शिफ्ट रोस्टर में अगर कोई छोटी गलती भी होती है तो ये अपने आप में दंडनीय हो सकती है। और उसके साथ साथ अब ये एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी है कि उसको अपने हर एक एम्प्लॉय को अब क्या देनी है, उसको छुट्टी देनी है, वीकली ऑफ देना अनिवार्य है। दूसरे जो उत्तरदायित्व हैं एम्प्लॉयर के, वो वेलफेयर फैसिलिटीज को लेकर हैं, जिसके बारे में सेक्शन 24 बात करता है ओएसएच कोड का, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड का। जो सेक्शन 24 है वो ये कहता है कि एम्प्लॉयर को देना होगा एम्प्लॉय को क्या क्या, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देनी पड़ेगी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, साफ सुथरा पीने का पानी होना चाहिए, फर्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए, मेडिकल रूम होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, क्रैच की फैसिलिटी होनी चाहिए जहां पर लागू हो, ठीक है, उसके लिए अलग कंडीशन है क्रैच की फैसिलिटी के लिए, कैंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए, चेंजिंग रूम्स की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, और इनमें से अगर कोई एक की भी कमी है तो यह सीधा उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन आ सकती है, अगर कहीं पर ऐसी संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहां पर बहुत कम वर्कर काम करते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत लिबरलाइजेशन देखी जा सकते हैं, मगर जहां पर ये पूरे कोड अच्छे से एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह पर जो एम्प्लॉयर है उसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना होगा, फर्स्ट एड देना पड़ेगा, मेडिकल रूम देना पड़ेगा, रेस्ट रूम देना पड़ेगा, क्रैच देना पड़ेगा, क्रैच की अगर वहां पर अगर ज्यादा महिलाएं काम कर रही है तब उसमें देना पड़ेगा, कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए, चेंजिंग रूम्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, और अगर इनमें से किसी भी एक फैसिलिटी की कमी है तो यह सीधा कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अब बात करते हैं नाइट शिफ्ट, डबल एम्प्लॉयमेंट, ओवरलैपिंग शिफ्ट के लिए क्या उत्तरदायित्व है एक एम्प्लॉयर के, उसके बारे के अंदर जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड की जो धारा 26 से लेकर 31 है उसके अंदर नियम प्रावधान बताए गए हैं। इन सेक्शंस के अंदर जो सेक्शन 26 से लेकर 31 है उसके अंदर क्या बताया गया है, उसके अंदर बताया गया है कि अब हर एक एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉइज को वीकली हॉलीडे देना अनिवार्य है, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी देना अनिवार्य है। और दूसरी क्या ड्यूटी है एम्प्लॉयर की, उसको यह इंश्योर करना है कि डबल शिफ्ट में एक वर्कर दो जगह काम नहीं कर सकता, मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट में उसकी एक यूनिट है, वहां पर एक बार काम कर लिया, दूसरी यूनिट में साथ की साथ कॉन्सिक्वेंट शिफ्ट के अंदर वहां पर काम कर लिया, दो शिफ्ट में लगातार काम नहीं किया जा सकता, करने दे सकता, ये जिम्मेवारी किसकी है, एम्प्लॉयर की है। तीसरा, ओवरलैपिंग शिफ्ट नहीं हो सकती, किसी भी एम्प्लॉय के साथ उसको एम्प्लॉय के साथ ओवरलैपिंग शिफ्ट नहीं दी जा सकती। और चौथा, नाइट शिफ्ट में वुमन वर्कर के लिए सुरक्षा देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना पड़ेगा, और महिलाओं का कंसेंट लेना अनिवार्य होगा अगर कोई नाइट शिफ्ट में किसी महिलाओं से काम करवाना है तो, और ओवर टाइम का सही भुगतान भी करना होगा। एचआर को अब इन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा, आप ये ध्यान रखिएगा। अब जो इस नए कानून के अंदर है वो एनुअल लीव को लेकर भी कुछ एम्प्लॉयर्स के ऊपर ड्यूटीज डाली गई हैं, जैसे वो आती हैं सेक्शन 32 के तहत, धारा 32 के तहत। सेक्शन 32 जो है वो ये कहता है कि अब एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉय की अर्नड लीव की गणना है वो सही तरीके से करनी है, लीव कैरी फॉरवर्ड को सही से देखना है, लीव एनकैशमेंट भी प्रॉपर तरीके से करनी है, और जो एलिजिबिलिटी रूल्स है या रजिस्टर मेंटेनेंस की है वो सब कुछ अनिवार्य है एज पर दी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी तय की गई है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। चाहे आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रखा है जो कहीं बाहर से लेबर लेके आके आपके लिए काम कर रहा है, आपने या फिर आउटसोर्स किया हुआ है अपने काम को, तब भी आपकी जिम्मेदारी यहां पर है उस कॉन्ट्रैक्टर के नीचे जो एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे उसके प्रति भी आपकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है, उसी को यहां पर मैं बता रहा हूं। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा उसकी जिम्मेवारी क्या होगी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ही जिम्मेवारी है। और अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है अगर वो अपनी ड्यूटी में फेल हुआ तो एम्प्लॉयर फंसेगा, मतलब उनकी सैलरी वगैरह जो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे जो लेबर काम कर रही होगी उनकी जिम्मेवारी, पेमेंट वगैरह करने की जिम्मेवारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की हो जाएगी। जो आउटसोर्सिंग का जो अब कंसेप्ट है ना, वो अब लीगल एस्केप नहीं बचा है, थोड़े से रूल टाइट ही हुए हैं,
क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी यहां पर स्ट्रिक्ट कर दी गई है। अब बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में। जो ये तीसरा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड, इसके अंदर जो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है उसके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है? तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया, शेयर क्यों नहीं किया, सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करिए, चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर। सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है उसके बारे में बता रहा हूं। जो ड्यूटीज हैं वो कंट्रीब्यूशन, कवरेज और डिजिटल कंट्रोल के रेफरेंस में है। ये कोड एम्प्लॉयर पर कई छुपे हुए दायित्व लगाता है। जो पहला है सबसे बड़ा और जो पहली बार जुड़े हैं वो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए के रेफरेंस में जुड़े हैं। जो सोशल सिक्योरिटी कोड की जो सेक्शन 2 क्लॉज 35 है और 2 क्लॉज 61 है, पहली बार कानून के अंदर गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर को मान्यता दी गई है। अब जो एग्रीगेटर होगा वो उसको वर्कर का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। उसको अपने सारे रिकॉर्ड रखने होंगे कि कौन प्लेटफॉर्म वर्कर या गिग वर्कर उसके यहाँ काम कर रहा है, और स्कीम का कंप्लायंस भी उसको सही से देखना होगा। दूसरी जो ड्यूटी है एम्प्लॉयर की वो गवर्नमेंट स्कीम्स के रेफरेंस में है। देखिए सेक्शन 113 जो है के तहत सरकार स्कीम बना सकती है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए, एजुकेशन सपोर्ट के लिए और डिसेबिलिटी कवर के लिए। किसके लिए? सब गिग वर्कर के लिए सरकार स्कीम बना सकती है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए, ओल्ड एज प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, गिग वर्कर के लिए। और एग्रीगेटर को इन स्कीम्स के तहत अपना योगदान देना होगा। और जो अब एग्रीगेटर है जिसके प्लेटफॉर्म पर ये गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर काम कर रहे हैं, उसको कितना योगदान देना होगा उसके बारे में भी यहां पर बताया गया। वो जो एग्रीगेटर है वो भी तो एम्प्लॉयर ही है ना। सेक्शन 114 क्लॉज 4 के अंदर एग्रीगेटर के कंट्रीब्यूशन की ड्यूटी बताई गई है। सेक्शन 114 क्लॉज 4 ये कहता है कि एग्रीगेटर को अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% जो पैसा होगा वो योगदान देना होगा, और ये योगदान है 5% वर्कर पे आउट से ज्यादा नहीं हो सकता। और इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन जो प्लेटफॉर्म वर्कर है, गिग वर्कर है, उसकी सैलरी से भी लिया जाएगा और उसकी टोटल सैलरी का 5% से ज्यादा वो नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा हिडन कंप्लायंस का बर्डन है कि मतलब यहां पर जो एग्रीगेटर है उसको अपनी तरफ से भी एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% कंट्रीब्यूट करना है वेलफेयर स्कीम में गिग वर्कर के लिए, और जब गिग वर्कर को पे कर रहा होगा तो उसके गिग वर्कर की सैलरी से भी कुछ हिस्सा काटना है, और वो फंड भी गिग वर्कर के वेलफेयर में जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लायंस का बर्डन एम्प्लॉयर के लिए बढ़ा है। चौथी जो ड्यूटी है वो कॉन्ट्रैक्टर डिफॉल्टर के लिए है। अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है डिफॉल्ट करेगा तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट अपने एम्प्लॉइज को पीएफ नहीं दे रहा, ईएसआई नहीं दे रहा या ग्रेच्युटी जमा नहीं कराता है उनके बेस पर, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जमा कराना पड़ेगा। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा तो आपकी जिम्मेवारी बन जाएगी। यह जिम्मेदारी सोशल सिक्योरिटी कोड का सबसे मजबूत हिस्सा है। अगला जो पांचवा जो ड्यूटी है इस कोड के तहत, सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत, वो रजिस्ट्रेशन को लेकर है। सेक्शन 3 जो है, धारा 3 जो है, वो एम्प्लॉयर को ये कहती है कि उसे एम्प्लॉइज का या वर्कर्स का पंजीकरण करना होगा, आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, डिजिटल अपडेटिंग करनी पड़ेगी, और जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ या ईएसआई वगैरह उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये सब मैंडेटरी है एक एम्प्लॉयर की तरफ से। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है उसको भी समझते हैं। सबसे पहली ड्यूटी जो एम्प्लॉयर की इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत है वो एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाने की है। धारा 4 के तहत एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाएगा कि मतलब कोई शिकायत निवारण तंत्र, आप एक तरह से ये कह सकते हैं, वो सेक्शन 4 के तहत हर एम्प्लॉयर को बनाना होगा। और कहां बनाना होगा? 20 या उससे अधिक वर्कर वाले हर एस्टेब्लिशमेंट में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी अनिवार्य है। कोई भी ऐसा संस्थान, कोई भी एम्प्लॉयमेंट प्लेस जहां पर 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहां पर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी अब बनाना अनिवार्य है। कमेटी के अंदर कौन कौन होगा? कमेटी के अंदर एम्प्लॉयर होगा, कमेटी के अंदर एम्प्लॉयर प्लस वर्कर का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। एम्प्लॉयर भी होगा और जो वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं वो उनको भी इसके अंदर हिस्सेदारी मिलेगी, मतलब वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे।
जो और एक और बात है कि वुमन का रिप्रेजेंटेशन भी होगा इसके अंदर, और जो ये रिड्रेसल कमेटी है इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ये सब कुछ जरूरी है। दूसरी ड्यूटी बात करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर के रेफरेंस में। स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में भी आपने कई बार सवाल पूछे हैं, तो आप यहां पर समझ लीजिएगा कि जो चैप्टर 4 है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का, चैप्टर 4 इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का जो सेक्शन 28 से लेकर 39 के बीच में है, चैप्टर 4 धारा 28 से लेकर 39 के बीच में है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के, वो ये कहता है कि 300 प्लस वर्कर होने पर एम्प्लॉयर को स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करने पड़ेंगे, ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, उनको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा और उनको फॉलो करना पड़ेगा, और ये सब कुछ एम्प्लॉयर की कानूनी जिम्मेवारी है। स्टैंडिंग ऑर्डर जो है अब वो कानूनी रूप से बाइंडिंग बन गए हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर कानूनी रूप से बाइंडिंग होते हैं। अब जो अगली ड्यूटी है वो चेंज इन सर्विस कंडीशन के बारे में है, कि ऐसा नहीं कि जो एम्प्लॉयर है उसका जब मर्जी करे एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन को चेंज कर दिया। इसके वर्किंग कंडीशन को चेंज करने से पहले नोटिस देना जरूरी हो गया है। अगर कोई वर्किंग कंडीशन चेंज करने से पहले नोटिस नहीं देता है तो इसका मतलब वो एम्प्लॉयर कानून को तोड़ रहा है। एम्प्लॉयर अब मनमाने तरीके से वर्किंग आवर्स को, जॉब के रोल को, वेज स्ट्रक्चर को, लीव रूल्स को या शिफ्ट टाइमिंग को नहीं बदल सकता। कानून नोटिस देने की बाध्यता एम्प्लॉयर पर डालता है। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि भारत में ज्यादातर एम्प्लॉयर्स इन हिडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सच में जानते हैं, या आपको लगता है कि कोड ऊपर से सरल दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत भारी कंप्लायंस भी लेके आते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब अगले हिस्से के अंदर हम बात करते हैं पेनल्टीज के बारे में, इंस्पेक्शन के बारे में और डिजिटल एनफोर्समेंट के रेफरेंस में क्या दायित्व हैं किसी भी एम्प्लॉयर के, क्या पेनल्टीज उसके ऊपर लग सकती हैं, इंस्पेक्शन को उसको कैसे सही से करवाना होगा, और इस कानून को एनफोर्स कराने के का तरीका क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, एम्प्लॉयर के रेफरेंस में समझते हैं। सबसे पहली बात, पेनल्टी अब और ज्यादा सख्त हो गई है। चारों कोड के अंदर हायर फाइन्स की बात की गई है। पुराने वाले कोड क्योंकि वो पुराने समय के थे, समझिएगा, तो उस समय फाइन के अमाउंट बहुत कम हुआ करते थे। अब फाइन बढ़ा दिए गए हैं। रिपीटेड ऑफेंस पर भारी फाइन्स लगाए गए हैं। प्रोसिक्यूशन के भी कुछ केसेस के अंदर ऑप्शंस हैं। कंपाउंडिंग की लिमिट बढ़ा दी है, समझौता की लिमिट बढ़ा दी है। हाँ, हालांकि जो सजा के प्रावधान थे, जो एम्प्लॉयर को जेल में डालने वाली बात थे, जो ऑफेंसेस थे, उनको कम किया गया है, फाइन वगैरह ज्यादा बढ़ाया गया है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अंदर सब कुछ शामिल है, ये बात ध्यान रखिएगा। डिजिटल इंस्पेक्शन के बारे में भी एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, उसको एक डिजिटल इंस्पेक्शन सिस्टम खुद से डेवलप करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन जो होगा किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का, अब वो रिस्क बेस्ड होगा, कंप्यूटर जनरेटेड होगा, रैंडमाइज हो सकता है और डिजिटल रिकॉर्ड पर आधारित होगा। अवॉइड करने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि पूरा एक डिजिटल ट्रेल मेंटेन होगा और सब कुछ चेक करना आसान होगा कंप्यूटर के जरिए, एआई के जरिए भी। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अंत में संपूर्ण जिम्मेदार है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल हुआ तो एम्प्लॉयर ही लायबल होगा। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है, इसके हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और मूल बात यह है कि ऊपर से जो ये कोड हैं सिंपल दिखते हैं, सरल दिखते हैं, एम्प्लॉयर फ्रेंडली दिखते हैं, लेकिन असल में ये हैं डिजिटल, सख्त, एनफोर्सिएबल और विस्तृत एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये कोड आते हैं। एम्प्लॉयर को जो है अब सैलरी स्ट्रक्चर रीडिजाइन करनी पड़ेगी, एचआर पॉलिसी को रीराइट करना पड़ेगा, सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, डिजिटल रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर के ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होगा और कॉन्ट्रैक्टर कंप्लायंस को मॉनिटर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ 300 से ज्यादा वर्कर वाले संस्थान के अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर्स को तैयार करके सर्टिफाई करवाना होगा और ग्रीवेंस कमेटी बनानी होगी अगर किसी संस्थान के अंदर 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। ओवर टाइम, स्प्रेड ओवर और लीव रूल्स को सख्ती से लागू करना होगा। यही है असली न्यू लेबर कोड ऑफ इंडिया। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है, मगर वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि हिडन एम्प्लॉय की इंडिया के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इन नई जिम्मेदारियों को संभाल पाएंगे क्या?
क्या इनका पालन करेंगे या फिर वो इन कानूनों की अनदेखी करेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। या फिर आने वाले सालों में जो कंप्लायंस प्रेशर है वो एम्प्लॉयर्स के ऊपर बढ़ने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और इस सेशन से आपने 1% भी अगर कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा यूट्यूब के नए फीचर से, और चैनल को सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, चैनल मेंबरशिप के माध्यम से। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।